इसके बाद ऑस्मोसिस भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है। ऑस्मोसिस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हमेशा फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब इसका क्या मतलब है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ये सेल का इनर इन्वायरमेंट है, ये वाला सेल का इनर इन्वायरमेंट है और ये वाला सेल का आउटर इन्वायरमेंट है, और आउटर इन्वायरमेंट के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ठीक है, अगर किसी सोल्यूशन के अंदर जितनी ज़्यादा सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी मतलब उस सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल उतना क्या है, ज़्यादा है। मतलब उस सोल्यूशन के अंदर वाटर की पावर उतनी ज़्यादा है। और जिस सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी हम कहते हैं उसका वाटर पोटेंशियल, वहाँ पे वाटर की पावर उतनी ज़्यादा क्या है, कम है। तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम देयर हायर पोटेंशियल टू देयर लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल किसका है, किस जगह पे वाटर का ज़्यादा होता है, जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ पे वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे वाटर का पोटेंशियल कम होता है। जैसे अब यहाँ पे ये सेल का आउटर इन्वायरमेंट है और ये सेल का इनर इन्वायरमेंट में। आउटर इन्वायरमेंट में देखिए सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और इनर इन्वायरमेंट के अंदर सेल का इनर इन्वायरमेंट जो है वहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो वाटर विल मूव फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो इस तरह से वाटर मूव करता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम देयर लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने देखा कि लोअर ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी वहाँ पे वाटर की पोटेंशियल, वाटर की पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो दूसरी साइड पे जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे वाटर की पावर कम होगी, और वाटर हमेशा अपनी ज़्यादा पावर वाली साइड से लोअर पावर वाली साइड पे मूव करता है। तो ऑस्मोसिस क्या हुआ, ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ, यहाँ पे ये उलट हो गया, ये इसको आप फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो वाटर हमेशा मूव करता है लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन से, यानी अगर किसी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है वहाँ से मूव करता है दूसरे सोल्यूशन में जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसकी एग्जांपल को हम समझ सकते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई एक कंटेनर्स है, उसके अंदर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है और इसकी दोनों साइड्स पे हम रखते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ ये क्या हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे बताएं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स किस साइड से किस साइड पे मूव करेंगे। डेफिनेटली इस साइड से इस साइड पे, जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है वहाँ पे वाटर की एबिलिटी ज़्यादा होती है, वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। समझ आई। तो यहाँ पे वाटर की जो एबिलिटी है, वाटर का जो पावर है वो क्या है, कम है। वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। अच्छा, इसके बाद एक और बात, अगर हम इस वाले सोल्यूशन के अंदर और ज़्यादा वाटर ऐड करते जाएं, ज़्यादा वाटर ऐड करते जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता इसका जो वाटर पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, तो जब तक दोनों साइड पे
जो वाटर का पोटेंशियल है वो बराबर नहीं हो जाता, तब तक मूवमेंट होती रहती है। अच्छा, ये हो गया ऑस्मोसिस। इसके बाद इनके ऑस्मोसिस की मूवमेंट के रूल्स को हम अंडरस्टूड कर सकते हैं बाय स्टडिंग द टॉनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन। टॉनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली ये क्या होती है, टॉनिसिटी ऑफ किसी भी सॉल्यूशन की जो टॉनिसिटी होती है ये क्या होती है, उसके अंदर कितने सॉल्यूट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। मगर यानी अगर किसी के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा हैं उसको हम क्या कहते हैं, किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कम है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, टॉनिसिटी। टॉनिसिटी क्या हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, कितनी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, और ऑस्मोसिस को हम इसी टॉनिसिटी के प्रोसेस के ज़रिए स्टडी कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे जो एग्जांपल डिस्कस की उसमें एक साइड पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, दूसरे साइड पे कम थी, ठीक है। तो वाटर किस तरह से मूव करेगा, जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम थी वहाँ से हायर कंसंट्रेशन वाली साइड पे जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। इसके बाद कुछ जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की बेस पे हम उन सॉल्यूशंस को कुछ स्पेसिफिक नाम देते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी अगर ये वैसे कंपैरेटिव टर्म्स होती हैं, जैसे ये कंटेनर है, इसके अंदर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, या इसके अंदर ये एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, इसके अंदर एक साइड पे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरी साइड पे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और एक साइड पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ये है, ये रेड में जितने भी, और दूसरी साइड पे ये है। तो इन दोनों में से ये वाला जो सॉल्यूशन है इसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एज़ कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन। ये वाला क्या है, हाइपरटोनिक, मतलब इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो ये क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है एज़ कंपेयर टू दिस, मतलब इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे तीसरा कोई एक कंटेनर रखता हूँ और उनको इन दोनों से कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे देखें, जैसे मैं कहता हूँ उसके अंदर सिर्फ वाटर है, उनमें सॉल्यूट के कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये वाला हाइपरटोनिक है एज़ कंपेयर टू दिस। तो ये कंपैरेटिव टर्म्स है जो हम बोलते हैं। तो वैसे अगर किसी दो सॉल्यूशन उनमें से एक के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक एज़ कंपेयर टू दिस। ये वाला हाइपोटोनिक है और ये वाला हाइपरटोनिक है, और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये वाला हाइपोटोनिक है और ये वाला हाइपरटोनिक है। तो इसी तरह से आइसोटोनिक मतलब दो सॉल्यूशन कोई भी जिनमें इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हो, जैसे यहाँ पे ये 3 डॉट मैंने डाल दिए, और अगर मैं यहाँ पे भी ऐसे 3 डॉट डाल देता हूँ, यहाँ पे दोनों का वाटर पोटेंशियल अगर सेम हो, इस साइड का भी वाटर पोटेंशियल, इस साइड का भी वाटर पोटेंशियल अगर सेम है, तो हम कहते हैं ये दोनों क्या हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो ये हो गया ऑस्मोसिस। अच्छा, एक और बात, ये पीछे हमने एग्जांपल डिस्कस की, अगर मैं कहता हूँ ये दो सॉल्यूशन हैं, एक हाइपोटोनिक है और दूसरा हाइपरटोनिक है, मतलब हाइपरटोनिक के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, हाइपरटोनिक के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, और हाइपो के अंदर कम होती है। तो वाटर किस साइड से किस साइड पे मूव करेगा, यस, फ्रॉम लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन यानी फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और हाइपोटोनिक के लिए हम डाइल्यूट का वर्ड भी यूज़ करते हैं और हाइपर के लिए हम कंसंट्रेटेड का वर्ड भी यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स प्लांट्स को भी रहती हैं, एनिमल्स को भी रहती हैं। अब प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि उनको कौन कौन से इन्वायरमेंट का सामना रहता है और वो उसको किस तरह से ओवरकम करते हैं। जैसे अब हमारे जो सेल्स होते हैं या एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं वो किस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट का मतलब जैसे हमारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर का इन्वायरमेंट और उनके बाहर का इन्वायरमेंट मोस्टली क्या रहता है, सेम रहता है। अंदर और बाहर का इन्वायरमेंट, वहाँ पे सॉल्यूट वाटर की कंसंट्रेशन क्या रहती है, सेम रहती है। अगर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करे, थोड़ी बहुत चेंज हो तो उसे फिर दोबारा से उस कंडीशन में लाया जाता है थ्रू मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स। यानी अगर मैं कहता हूँ बाहर ज़्यादा हाइपोटोनिक हो जाता है तो सॉल्यूट्स अंदर से बाहर मूव करेंगे
ताकि बाहर वाली जगह पे जाके, आउटर एनवायरनमेंट में जाके वाटर की कंसनट्रेशन को ओवरकम करके आइसोटोनिक वाली कंडीशन लाएं, यानी अंदर का भी वाटर पोटेंशियल और बाहर का भी वाटर पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम सेम हो जाए। तो हमारे जो सेल्स होते हैं वो मोस्टली आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, और अगर हम अपने सेल को आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रखें, यानी जो आउटर एनवायरनमेंट जो बिल्कुल उस जैसा हो, आउटर एनवायरनमेंट के अंदर भी वाटर पोटेंशियल उतना ही हो, अंदर वाले एनवायरनमेंट के अंदर भी उतना ही वाटर पोटेंशियल हो, सोल्यूट वाटर की कंसंट्रेशन उतनी हो अंदर भी और बाहर भी, तो नेट मूवमेंट कुछ भी नहीं होगी, यानी हमारा सेल ईजी रहेगा, ना कोई चीज़ उससे बाहर मूव करेगी, ना बाहर से कोई चीज़ उसके अंदर मूव करेगी। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में वो ईजी रहेगा। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट मतलब जब दो कोई कंपैरेटिव सोल्यूशन जिनका वाटर पोटेंशियल क्या हो, सेम सेम हो, जिनके अंदर सोल्यूट वाटर की कंसंट्रेशन सेम सेम हो। तो अगर ये सेल है, इसका अंदर का एनवायरनमेंट और बाहर का एनवायरनमेंट दोनों आइसोटोनिक हो, सेम सेम हो, तो फिर नेट मूवमेंट कुछ भी नहीं होगी, यानी हमारा सेल ईजी रहेगा। इसके बाद अगर हम इसी सेल को प्लेस करें, ये हमारा सेल है, इसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करें। हाइपोटोनिक मतलब जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो फिर क्या होता है, वाटर विल मूव फ्रॉम दिस हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू इनसाइड ऑफ सेल, और जब वाटर मूव करेगा फ्रॉम दिस हाइपोटोनिक टू इनसाइड ऑफ सेल, तो हमारा सेल क्या हो जाएगा, ओवरफिल्ड हो जाएगा, और क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, यानी फट जाता है, रैप्चर हो जाता है, स्वेल हो जाता है, अगर हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में प्लेस करें। इसी तरह से अगर हम सेल को हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में प्लेस करें, यानी ऐसे सोल्यूशन में रखें जहाँ पे उसका आउटर एनवायरनमेंट क्या हो, हाइपरटोनिक हो, मतलब वहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू सेल्स इनर एनवायरनमेंट, तो वाटर विल मूव फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ सेल टू आउटर एनवायरनमेंट, और इस कंडीशन में हमारा सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ये इसकी कंडीशन ये वाली हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि अगर हम एनिमल सेल को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में प्लेस करें तो क्या होगा, हाइपोटोनिक में प्लेस करें तो क्या होगा। और हमें पता है एनिमल्स, फ्रेश वाटर एनिमल्स भी होते हैं और मैरीन वाटर, सी वाटर एनिमल्स भी होते हैं, यानी जो सी में रहते हैं, कुछ फ्रेश में रहते हैं। सी वाटर के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और फ्रेश वाटर के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल्स के अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं ताकि जो आउटर एनवायरनमेंट में वाटर ज़्यादा है वो कम से कम उनकी बॉडी के अंदर आए, यानी उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस होती है, कुछ मैकेनिज्म्स होती है जिसकी वजह से वाटर आउटर एनवायरनमेंट से उनकी बॉडी के अंदर मूव नहीं करता, क्योंकि उनकी आउटर एनवायरनमेंट का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा रहता है। इसी तरह से जो सी वाटर के अंदर ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं उनका जो आउटर एनवायरनमेंट होता है वो साल्टी होता है, मतलब वहाँ पर सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अब जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन अगर आउटर एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो तो उन्हें यह मसला रहता है कि उनकी बॉडी से पानी बाहर निकल सकता है, उनके सेल्स श्रिंक हो सकते हैं। तो उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज़म्स होते हैं जिनकी वजह से पानी उनकी बॉडी से बाहर मूव नहीं करता। तो ये अडॉप्टेड होते हैं इन फ्रेश वाटर एंड इन सी वाटर। जैसे हमारा जो आउटर एनवायरनमेंट होता है नॉर्मली वो आइसोटोनिक रहता है, फ्लक्चुएट करे तो हमारी बॉडी स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। इसी तरह से इनके अंदर भी कुछ मैकेनिज़म्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, और हमारी बॉडी भी मेंटेन करती है गर्मियों सर्दियों में अकॉर्डिंग टू आउटर एनवायरनमेंट। इसके बाद प्लांट सेल को भी मसला रहता है। प्लांट सेल्स को भी अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखें या आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखें तो उनके अंदर क्या इश्यूज़ रहते हैं वो हम देखते हैं। प्लांट सेल को एक बेनिफिट रहता है कि ये इनके अराउंड एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट के सेल्स के अंदर, और मोस्टली जो प्लांट सेल्स होते हैं वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था एनिमल्स के मोस्टली जो सेल्स होते हैं वो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, तो प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि प्लांट्स के सेल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं? बेसिकली अगर ये प्लांट का सेल है, इसके आउटर एनवायरनमेंट में वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर मूव करता है फ्राम देयर हायर कंसनट्रेशन फ्राम देयर लोअर सोल्यूट कंसनट्रेशन तो हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, और प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा वैक्यूल होता है, और फिर ये पानी इस वैक्यूल के अंदर आता है और वैक्यूल स्वेल कर जाता है, जिसकी वजह से
सेल क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। और इसी टर्जिडिटी की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो विदस्टैंड रहते हैं। बहुत सारे प्लांट्स को ये वाटर स्पोर्ट फ्राहम करता है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर प्लांट को 2-3 दिन पानी ना दे तो वो अपनी टर्जिडिटी लॉस कर देता है, वो फ्लैसिड हो जाता है, वो फ्लैसिड हो जाता है। तो ये प्लांट्स को, जो छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे ग्रासेस वगैरह आप देखते हैं, वो इस तरह से विदस्टैंड रहती है, ऐसे खड़ी रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनके सेल्स के अंदर ये टर्जिडिटी मेंटेन रहती है ड्यू टू वाटर। तो ये इस वजह से हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, ताकि पानी इनके अंदर आए, इनके वैक्यूल स्वेल हो, उन जिसकी वजह से उन्हें क्या मिलती है, एक्सपोर्ट मिलती है, टर्जिडिटी मिलती है। और ये जो वैक्यूल टर्जिडिटी देता है ये किस तरह से देता है, बेसिकली ये प्रेशर एक्सर्ट करता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से सेल्स क्या रहते हैं, सेल्स रिजिड रहते हैं। और ये जो प्रेशर ये एक्सर्ट करता है इसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। पानी की वजह से ये जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से सेल टर्जिड रहता है, सेल रिजिड रहता है, इसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर, TURGOR। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्गर, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, टर्गर। ये वाटर प्लांट सेल्स को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उन्हें रिजिड रखता है, ठीक है, ताकि वो, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, सपोर्ट फ्राहम करता है। इसी तरह से अगर हम प्लांट के सेल को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में प्लेस करें, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम रहे, ये इनका इनर इन्वायरमेंट है और ये इनका आउटर इन्वायरमेंट है। अगर आउटर इन्वायरमेंट में जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, यानी यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, पानी मूव करेगा फ्रॉम इनर साइड ऑफ सेल टू आउटर साइड, और ये क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम प्लांट सेल को आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में प्लेस करें, यानी जो जितनी अंदर वाटर पोटेंशियल है, जितनी अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन है उतनी बाहर है, तो फिर क्या होगा, फिर नो नेट मूवमेंट। और इसका नुकसान क्या रहता है कि सेल उस तरह से टर्जिड नहीं होते, सेल उस तरह से रिजिड नहीं होते, वो फ्लैसिड रहते हैं थोड़े, ठीक है। और अगर हम आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रखें तब भी प्लांट्स क्या हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, यानी मुरझा जाते हैं, ठीक है। तो इनको बेनिफिट कौन से इन्वायरमेंट का रहता है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का, जो इनको टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, जो इनको टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है, जो इन्हें सपोर्ट फ्राहम करता है। और ये जो श्रिंकिंग ऑफ सेल होती है, जो हम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में अगर प्लेस करें प्लांट या एनिमल सेल को, इस श्रिंकिंग ऑफ सेल को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो ये हो गया हमारा टॉपिक, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।